हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज। साल था 1986। कड़ी मेहनत से अपनी औद्योगिक प्रशिक्षण की पढ़ाई पूरी करने के बाद रवि को कोल माइंस में जनरल मजदूर की नौकरी लगी थी। अब उसे शहर से 12 किलोमीटर दूर स्थित कोल माइंस में काम करने के लिए जाना था। जो रास्ता कोल माइंस की तरफ जाता, उस तरफ काफ़ी कम लोग रहते थे। उस वक्त सिर्फ अमीर लोग ही बाइक खरीद सकते थे और रवि के घर की आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत नहीं थी और हाल ही में उसे नौकरी लगी थी, इसलिए उसे साइकिल से ही आना जाना पड़ता था। वो फिलहाल पैसों की बचत करके अपने परिवार की देखभाल करना चाहता था। इतनी दूर काम पर जाना, 8 घंटे की शिफ्ट, बाद में 12 किलोमीटर वापस घर पर आना, इससे रवि काफ़ी थक जाता था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक बार उसे काम पर पहुंचने में देर हो जाती है। तब सुपरवाइज़र साहब उससे पूछते हैं, रवि, आज तुम फिर देर से आए? परसों भी तुम देर से आए थे। उस पर रवि कहता है, क्या करूं सर, घर से इतनी दूर मैं साइकिल पर कैसे आता हूं, ये सिर्फ मैं ही जानता हूं। तब सुपरवाइज़र कहता है, क्या तुम जानते हो यहाँ पर आने का एक शॉर्टकट रास्ता है? रवि ना में अपना सिर हिलाता है। सुपरवाइज़र आगे बताता है, शहर की सीमा पार करने के बाद जो बड़ा सा चौक आता है, उसमें से एक रास्ता कोल माइंस की तरफ आता है, जहाँ से तुम आते हो। उसी चौक से दाईं तरफ एक और रास्ता जाता है, जहाँ रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद एक कच्चा रास्ता पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद वो रास्ता सीधे कोल माइंस के पिछले वाले हिस्से की तरफ निकलता है। अगर वहाँ से तुम आओगे तो तुम्हें 3 किलोमीटर कम पड़ेगा और तुम्हारा समय भी बच जाएगा। मुझे पता नहीं था उस रास्ते के बारे में, अब से मैं वहीं से आया जाया करूँगा। सुपरवाइज़र को धन्यवाद देकर रवि वहाँ से चला जाता है। तभी वहाँ का एक सिक्योरिटी गार्ड मनोहर सुपरवाइज़र के पास आकर कहता है, साहब, आपने उसे उस कच्चे रास्ते के बारे में क्यों बताया? सुपरवाइज़र हैरानी से पूछता है, क्यों, क्या हुआ? मनोहर बताता है, साहब, मैंने सुना है कि वो रास्ता ठीक नहीं है, वहाँ पर कुछ बुरा हुआ था। दिन की बात और है, लेकिन शाम ढलने के बाद वहाँ से कोई आता जाता नहीं। सुपरवाइज़र उसकी बातों को नकारते हुए कहता है, अरे ये सब अंधविश्वासी बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। अब रवि ने उस रास्ते से आना जाना शुरू कर दिया था। शॉर्टकट होने की वजह से अब उसे काम पर पहुंचने में देर नहीं होती थी। रेलवे क्रॉसिंग पार करने के बाद रास्ते की शुरुआत में एक हनुमान मंदिर था। रवि जब भी वहां से गुजरता, वो दर्शन करके ही आगे बढ़ता। उस रास्ते के दोनों तरफ गहरी झाड़ियाँ थीं और आगे जाने पर वो झाड़ियाँ और भी ज़्यादा घनी हो जाती। एक दिन मनोहर रवि से कहता है, सुन रवि, दिन की बात ठीक है, लेकिन रात को तू उस शॉर्टकट वाले रास्ते से मत आया कर। रवि को समझ में नहीं आता कि मनोहर ऐसा क्यों बोल रहा है। वो पूछता है, पर क्यों मनोहर काका? उस पर मनोहर कहता है, देख, तू ज़्यादा सवाल मत कर, बस मैंने जो कहा है उस बात का ध्यान रखना। कुछ दिनों बाद रवि की दिन की शिफ्ट खत्म हो गई। अब उसकी शाम 5 से रात के 1 बजे तक वाली शिफ्ट शुरू हो गई। रवि अपनी आज की शिफ्ट खत्म करके निकला था। आज काम थोड़ा ज़्यादा होने की वजह से उसे निकलने में देर हो गई। घर जाते वक्त उसे याद आता है कि आज तो पूर्णिमा की रात है और आज की रात भूत प्रेत और बेताल आदि अमानवीय शक्तियों का वर्चस्व होता है। इसलिए घर जल्दी पहुंचने के लिए वो तेज़ी से अपनी साइकिल भगा रहा था। थोड़ी देर बाद वो उस कच्चे रास्ते से गुजरने लगा। वो रास्ता दिन के मुकाबले रात में ज़्यादा भयानक लग रहा था। चांद की रोशनी में रास्ता खोजते हुए विजय आगे बढ़ रहा था। हाल ही में थोड़ी बारिश होने की वजह से रास्ते पर कीचड़ हो गया था। अंधेरा बढ़ रहा था, इसलिए उसने माइंस में काम करते वक्त पहने जाने वाले अपने सुरक्षा हेलमेट का टॉर्च ऑन कर लिया और उसकी रोशनी में आगे बढ़ने लगा। दूर कहीं से उसे कुत्ते की रोने की आवाज़। कुत्ते का रोना अपशगुन होता है, ये बात रवि जानता था, इसलिए वो जल्दी से अपने साइकिल के पैडल मारने लगा। लेकिन अचानक से उसकी साइकिल भारी लगने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो उसके पीछे डबल सीट कोई बैठा है। रवि पीछे मुड़कर देखता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। वो और ज़ोर से पैडल मारने लगता है, लेकिन साइकिल पल पल भारी हो रही थी। उसे थोड़ा डर लग रहा था, लेकिन वो हिम्मत से आगे बढ़ रहा था। कुछ दूर जाकर
उसके साइकिल की चेन उतर जाती है। रवि नीचे उतरकर साइकिल की चेन चढ़ा रहा था, तभी उसे एहसास होता है कि कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। क्या भाई, इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो अनजान आदमी रवि के पास आकर उससे सवाल करता है। रवि उससे पूछता है, आप कौन है और अचानक कहाँ से आए? वो अनजान आदमी कहता है, यहाँ पास ही में मेरा खेत है, उसकी रखवाली करने कभी कभार मैं यहाँ आता हूँ। यहाँ इतनी रात को कोई आता जाता नहीं, आज आपको देखा तो पूछने चला आया। दोनों बातें करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी रवि कहता है, मुझे प्यास लग रही है, पीने के लिए पानी मिल सकता है क्या? वो आदमी कहता है, यहाँ पास ही में मेरी झोपड़ी है, आप वहाँ चलकर पानी पी सकते हैं। ऐसा कहकर वो अनजान शख्स रवि को अपनी साथ झोपड़ी की तरफ ले चलता है। पास ही में एक झोपड़ी थी जिसमें से हल्की रोशनी बाहर आ रही थी। मैं अभी आता हूँ, इतना कहकर वो आदमी झोपड़ी के अंदर चला जाता है, लेकिन फिर बहुत देर तक वापस नहीं आता। इसलिए रवि अंदर आता है। वो देखता है कि अंदर कुर्सी पर कोई बैठा है, जिसे रवि आवाज़ लगाता है, लेकिन कुर्सी पर बैठा वो शख्स कोई प्रतिक्रिया नहीं देता। रवि को अजीब लगा। वो उस शख्स के पास जाकर जैसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है, वैसे ही वो शख्स उसका हाथ पकड़ लेता है। उस आदमी का शरीर एकदम ठंडा था। अगले ही पल रवि को बड़ा झटका लगा। रवि देखता है कि उस आदमी का शरीर पूरी तरह से सड़ चुका है, जैसे कोई लाश हो। उसमें से काफ़ी ज़्यादा बदबू आ रही थी। उसे देखकर रवि काफ़ी डर जाता है। डर के मारे वो काँप उठा और तेज़ी से दौड़ते हुए बाहर आकर अपनी साइकिल पर बैठकर वहाँ से भाग गया। तभी उसे पीछे से आवाज़ आती है, रुको, पानी नहीं पीना क्या? इतना कहकर वो आदमी ज़ोर से हंसता है। रवि अपनी साइकिल भगाते हुए पीछे मुड़कर देखता है। तब उसे और बड़ा झटका लगता है। उस आदमी का प्रेत हवा में उड़ता हुआ उसका पीछा कर रहा था। रवि भगवान का नाम लेकर तेज़ी से अपनी साइकिल भगा रहा था। कुछ दूर जाकर रवि पीछे मुड़कर देखता है तो अब वो प्रेत उसका पीछा नहीं कर रहा था। क्या था ये सब? ऐसा सोचते हुए वो आगे बढ़ रहा था। तभी फिर से उसे कुत्ते के रुदन का मनहूस स्वर सुनाई देता है। तेजी से साइकिल चलाने की वजह से उसकी सांस फूल चुकी थी, इसलिए रवि नीचे उतरकर पैदल चलने लगा। कुछ दूर जाने के पर उसे किसी के गुर्राहट की आवाज़ आती है। रवि को लगता है कि कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं। वो जैसे जैसे पास जा रहा था, आवाज़ की तीव्रता बढ़ती जा रही थी। रवि पास जाकर ध्यान से देखता है, तब उसे पेड़ के पीछे किसी की चमकती हुई लाल आंखें दिखाई देती है, जिसे देखकर रवि चौंक जाता है और डरकर तुरंत वहाँ से भाग जाता है। वो बजरंगबली का नाम लेकर उनसे बचाने की गुहार लगाता है। रवि सोच रहा था कि कब इस जगह से छुटकारा मिलेगा, लेकिन ये शापित जगह उसे इतनी जल्दी छोड़ने वाली नहीं थी। रास्ते में कभी उसे हड्डियों का ढेर दिखाई देता तो कभी पेड़ों पर लटके कंकाल दिखाई देते, जिनमें से कभी हंसने की तो कभी रोने या चिल्लाने की आवाज़ें आती। डर, चिंता और बेचैन मन से वो मौत से जूझ रहा था। आज उसे यह रास्ता सामान्य से कुछ ज़्यादा ही लंबा लग रहा था। आगे कुछ दूर जाने पर उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि कोई बहुत दर्द में है। अब ये कौन सी बला है? ऐसा सोचते हुए वो सावधानी से अपनी साइकिल चला रहा था। उसने देखा कि कुछ दूरी पर एक पेड़ के पास बैठी हुई औरत रो रही है। उसने बाल खुले छोड़ रखे थे, इस वजह से उसका चेहरा ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा था। उसके हाथ और पैर पर जख्म थे, जिनमें से खून बह रहा था। रवि को लगा कि उसके पास जाकर उसकी मदद करनी चाहिए, पर अब तक के उसके अनुभव के चलते उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। वो सोचता है कि इतनी रात को ये औरत यहाँ पर, और वो भी अकेली, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। रवि ऐसा सोच ही रहा था कि अचानक वो औरत रोना बंद कर देती है। रवि का सिर चकरा गया। वो औरत मुड़कर रवि की तरफ देखती है। काफ़ी डरावनी लग रही थी वो औरत। आंखों की सफ़ेद पुतलियाँ, जानवर जैसे दो लंबे दांत और मुंह पर खून लगा हुआ। उसकी हंसी काफ़ी डरावनी थी। रवि वहाँ से भागने की कोशिश करता है। कुछ दूर जाकर वो देखता है कि पेड़ों की शाखाएं जोरों से हिल रही थी। रवि ने अपने सिर पर पहने सुरक्षा हेलमेट पर लगे टॉर्च से उस ओर देखा तो उसे उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो औरत पेड़ के ऊपर बैठी थी। अपनी लपलपाती जीभ से वो डरावनी आवाज़ में कहती है, कहाँ जा रहे हो? अब तुम बच नहीं सकते।
रवि की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। वो चुड़ैल उसे घूर रही थी। रवि का शरीर डर के मारे जम सा गया था। अब अपनी खैर नहीं, ये बात वो जान चुका था। उस चुड़ैल ने पेड़ पर से रवि पर छलांग लगाई। वो चुड़ैल उसके पैर खींच रही थी। छोड़ो मुझे, रवि असहाय तरीके से चिल्ला रहा था कि अचानक वो दोनों एक दूसरे से अलग होकर दूर फेंके जाते हैं। ज़मीन पर जोर से गिरने की वजह से उसे काफ़ी चोट आती है। उसे कुछ समझ में नहीं आता कि अभी भी क्या हुआ। वो कराते हुए उठ खड़ा होता है। रवि अपने आसपास देखता है। उसे वो चुड़ैल नज़र नहीं आती। यही मौका है भागने का, इसलिए अपनी साइकिल वहीं छोड़कर रवि भाग जाता है। अचानक जोरों की हवाएं चलने लगी, जिससे पेड़ों की शाखाएं हिलने लगी। पीछे वो चुड़ैल और बाकी प्रेत आक्रोश कर रहे थे। जैसे वातावरण भयंकर बन चुका था। ऐसा लग रहा था कि इस रात की सुबह नहीं। रवि पीछे मुड़कर नहीं देखता, वो भागते रहता है। तभी कुछ दूरी पर उसे रोशनी दिखाई देती है। किसी ने शायद दिया जलाया था। हाँ, दिया ही था वो। वहाँ पर वही हनुमान मंदिर था जहाँ वो रोज़ दर्शन करता था। उसके शरीर में कमज़ोरी महसूस हो रही थी, लेकिन हिम्मत करके वो भागकर मंदिर में पहुँच गया। रात भर मौत से जूझने से वो थक चुका था और वही बेहोश होकर गिर गया। जब उसे होश आया तब वो अपने घर में था। अब तक सुबह हो चुकी थी। रवि का बदन बुखार से तप रहा था। वो देखता है कि उसके सामने माँ बाप, छोटी बहन और कुछ पड़ोसी खड़े हैं। डॉक्टर उसे चेक कर रहे थे। डॉक्टर उसे कुछ दवाइयाँ लिख कर देते हैं और आराम करने की सलाह देते हैं। अब कैसी है तुम्हारी तबीयत बेटा? भीड़ में से एक इंसान उसकी तरफ आते हुए पूछता है। रवि उसे सवालिया निगाहों से देख रहा था। तब रवि के पिता कहते हैं, ये जोशी काका है बेटा, उस मंदिर के पुजारी। यही तुम्हें घर पर लेकर आए थे। जोशी काका कहते हैं, तुम काफ़ी नसीब वाले हो बेटा जो उस बुरी जगह से जिंदा बचकर लौट आए, क्योंकि कल पूर्णिमा की रात थी। तुम्हारे बाजू पर बंधे इस राम रक्षा कवच ने तुम्हारी रक्षा की। इस ताबीज़ को पहनने वालों के स्वयं राम भक्त हनुमान रक्षा करते हैं। अब रवि को पता चला कि वो चुड़ैल कर रात उससे दूर क्यों फेंकी गई थी। जोशी काका आगे कहते हैं, वो जगह जहाँ पर है वहाँ पर पुराने ज़माने में खूंखार लुटेरे वहाँ से आने जाने वालों को लूटकर उन्हें मार डाला करते थे। उन लोगों को मुक्ति नहीं मिली, इसलिए हर पूर्णिमा की रात वो भटकते रहते हैं और आने जाने वाले जिंदा इंसानों को हानि पहुँचाते हैं। खैर, अब तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। इतना कहकर जोशी काका सबसे विदा लेकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे चलकर उस इलाके में रहने वाले लोगों ने उस जगह के आसपास तारों वाली बाड़ लगा दी। बड़ी पूजा करके उस जगह की शांति की गई ताकि भटकती आत्माओं को मुक्ति मिले। आज इतने साल हो गए, लेकिन आज भी वो पूर्णिमा की खौफनाक रात याद करके रवि सिहर उठता है।